हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी का स्वागत एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है निबंध लेखन। हिंदी में आपको निबंध पूछा जाएगा। 400 शब्दों में आपका एक निबंध लिखना होगा आपको। तो आज मैं विशेष जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है निबंध लेखन के, उस पर चर्चा करूंगा और एक निबंध भी हम देखेंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो आपका रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 400 शब्दों में एक सार गर्भित निबंध लिखना है। आपको वैसे 4 टॉपिक मिलेंगे जिसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे के सारे इसमें लिए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कि मान लीजिए बाल विवाह एक अभिशाप, ये एक टॉपिक है। आप इस पर जो है वो निबंध लिख सकते हैं। एक विषय आपको दिया है राजस्थान के लोकगीत, चूंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के लोक गीतों पर निबंध पूछा जा सकता है। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ वर्तमान में करंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर भी जो है वो मैंने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस विषय पर जो वो निबंध पूछा जा सकता है वो टॉपिक सम्मिलित किए हैं, वो विषय हमने इस निबंध लेखन में सम्मिलित किए हैं। तो आपको याद इस विषय पर आप तैयार कर लीजिए, अपना निबंध तैयार कर लीजिए। वैसे हम करेंगे, मैं आपको एक निबंध आज लिखाऊंगा और बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इन सभी टॉपिक पर एक एक वीडियोज़ तैयार करके इन निबंधों पर जो है वो हम एक एक निबंध तैयार करके देख लेंगे। नेक्स्ट तीसरा जो रहेगा हमारा विषय रहेगा वो है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। इस विषय पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये। इस पर निश्चित रूप से आपके हिंदी में जो है वो निबंध पूछा जा सकता है और 400 शब्दों में बहुत ही अच्छा निबंध आप इस विषय पर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी जो है वो कम इंपॉर्टेंट या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी वर्तमान समय की आवश्यकता, मतलब टेक्नोलॉजी। आजकल हर चीज़ जो है वो पेपरलेस होती जा रही है, आजकल हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती जा रही है। तो इस विषय पर आप जो है वो एक निबंध तैयार करें। मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्नोलॉजी का जब टॉपिक आया है तो इसी विषय पर एक सोशल मीडिया है ना, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, इस विषय पर भी एक निबंध पूछा जा सकता है। हालांकि मैं इसमें इंक्लूड करना तो रह गया, आप लोग ध्यान रखें उस पर, मुझे या तो याद दिलाते रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं नेक्स्ट इस विषय पर एक निबंध आपको तैयार करके दूंगा, या फिर आप लोग जो है मुझे या फिर आप स्वयं भी इस टॉपिक पर तैयार कर लीजिए, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये जो हमने कुछ ऐसे टॉपिक लिए, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस विषय पर मैं आपको निबंध जो है वो तैयार करके दे दूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो सारे के सारे निबंध हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो समय समय पर हम और भी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो 5वां टॉपिक है भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जहां कहीं भी हम जाते हैं, हर किसी विभाग में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं पर भी हमें जो है वो इस समस्या से जूझना पड़ता है, भ्रष्टाचार से हमें जूझना पड़ता है। तो ये जो है ना एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पर भी जो है वो एक निबंध पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नारियों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है वो पुरुषों के बराबर या पुरुषों से भी, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें पुरुषों से भी आगे निकल गई है महिलाएं। तो राष्ट्र निर्माण में जैसे आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप देख लीजिए, आप सेना के क्षेत्र में देख लीजिए, रक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, है ना, हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जैसे हमारे वित्त मंत्री देश की महिला है ना, कई राज्यों में मुख्यमंत्री महिला हैं, हमारे राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति महोदय महिला हैं। तो आप हर क्षेत्र में सामाजिक से लेकर के सैनिक क्षेत्र में ले सकते हैं, न्याय क्षेत्र में ले सकते हैं, राजनीति में देख सकते हैं, विज्ञान में देख सकते हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है और इसमें जो है वो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुषों के साथ जो है वो अपना योगदान साबित कर रही है। तो इस विषय पर राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका निश्चित रूप से एक अच्छा टॉपिक है, इस पर जरूर आप तैयार कर लीजिए। अब जब इस पर की बात हो रही है कि राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, तो मुझे फिर से याद आया महिला सशक्तिकरण, है ना, महिला सशक्तिकरण, इस पर निश्चित रूप से एक टॉपिक अच्छा बनता है, आप इस पर भी एक निबंध जो है वो तैयार कर लीजिएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, हम अपन निबंध देखेंगे कैसे लिखना आपको, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है, उसके हिसाब से मैं आपको आगे एक निबंध की देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ अपना टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, क्योंकि युवा ही हमारे देश की एक धुरी होते हैं और युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उन्होंने अगर कुछ इस प्रकार अगर देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत अगर है तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका है ना, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका, इस विषय पर निश्चित रूप से आपका एक टॉपिक बनेगा। अगला है क्षेत्रवाद और भाषावाद राष्ट्र निर्माण में एक रुकावट। देखिए हम हर रोज देखते हैं अखबारों में, टीवियों पर आता है ना, क्षेत्रवाद की बात हो रही है, भाषावाद, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठती रहती है। तो इस प्रकार का ये जो है ना एक राष्ट्र निर्माण में एक प्रकार की रुकावट है, आप किस तरीके से इसे फेस करेंगे, तो अपने भाव आपको इस पर एक निबंध लिख करके उजागर करने हैं। नेक्स्ट 9वां अपना जो टॉपिक रहेगा वो है कैरियर डे वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता। मतलब जैसे कि आप जैसे स्टूडेंट है 12th क्लास में पढ़ते हैं, 12th के बाद आप लोगों को क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, किस क्षेत्र में क्या जो है वो मतलब क्या सुविधाएं रहेगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि क्या अवसर उपलब्ध हैं आप विद्यार्थियों के लिए। तो ये जो कैरियर डे जैसे कि जनवरी में मनाया जाता है, तो इस विषय पर निश्चित रूप से जो है, क्योंकि एक बेरोजगारी एक गंभीर समस्या वर्तमान में है सरकार के सामने, तो इस विषय पर जो है वो एक निबंध पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जब याद आ गया कैरियर डे से बेरोजगारी एक गंभीर समस्या, इस विषय पर भी निबंध जो है वो पूछा जा सकता है। ये जो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम आने वाले टाइम में इस पर जो है वो या इस पर तैयार करेंगे, जो है वो अपन निबंध जो है वो तैयार करेंगे। नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन छात्र हित में उपयोगिता। अब देखिए जब बात आई कैरियर डे की, बात आई बेरोजगारी की, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है, आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने कई सारे स्कूलों में जो 12th लेवल के स्कूल हैं वहाँ पर प्राइमरी और मिडिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने हायर सेकेंडरी स्कूल, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया है ना। वोकेशनल में जैसे कहीं पर IT पढ़ाई जा रही है, कहीं पर जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है, अलग अलग फील्ड में वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया। ये जो वोकेशनल एजुकेशन है ये विद्यार्थियों को मतलब अपने जीवन में क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, उसके लिए एक व्यवहारिक एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो उपलब्ध कराता है। तो वोकेशनल एजुकेशन वर्तमान समय की एक बहुत ही एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई, मैं तो ये कहूँगा। तो इस विषय पर आप एक निबंध तैयार करें। और अंतिम टॉपिक है, अंतिम तो नहीं क्योंकि और भी खूब सारे टॉपिक है, पर आज की हमारी जो वीडियो है उसमें जो हमने 11 टॉपिक लिए, उसमें आज का हमारा अंतिम टॉपिक है योग वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता। आपने देखा होगा पिछले कुछ 2 सालों पहले, साल भर पहले जो कोरोना नाम की जो महामारी आई थी, उस महामारी में योग ने तो एक प्रकार से पूरी दुनिया को ही भारत के प्रति एक मतलब सम्मान की दृष्टि से झुकाया है। तो योग हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेष देन है और इस पर निश्चित रूप से एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं इन सभी टॉपिक पर जो है वो वीडियोज़ बना करके और आपको जो है वो मैं बताऊँगा। लेकिन अभी हम एक जो निबंध करेंगे उससे पहले मैं आपको जरा सा बता दूं कि अगर आप 12th क्लास की हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कंपलसरी, ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट हमारे कोर्सेज बने हुए हैं। हमने कंप्लीट कोर्स बनाए हैं जिसमें आपको हम ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अवेलेबल करवाते हैं, आपको मॉडल पेपर्स देते हैं। हमने इन सभी सब्जेक्ट्स के 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं। और इसके अलावा हमारे सारे PDF, हमारे सारे वीडियोज़, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीटली आपको ये नोट्स ही हम अवेलेबल करवाते हैं, हमारे ऐप में दिए हुए हैं। और हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। इन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी निश्चित रूप से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं, बातें और करते रहेंगे, टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, एग्जाम आपका नज़दीक है। हम एक विषय पर निबंध लिखेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो पहला है, मैं क्या करूंगा क्रम से ये सारे टॉपिक अपन लेंगे। तो अभी जो पहला टॉपिक है अपना बाल विवाह एक अभिशाप, ठीक है, कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के लोकगीतों पर लेंगे, फिर पर्यावरण प्रदूषण पर लेंगे, प्रौद्योगिकी पर लेंगे, भ्रष्टाचार पर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्रमशः ये सारे टॉपिकों पर एक एक निबंध लिखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बाल विवाह एक अभिशाप।
अभिशाप, इस विषय पर आपको लिखना है एक निबंध। 400 शब्दों में निबंध लिखना है। ध्यान रखना 400 शब्दों का मतलब ये है कि 15-20 शब्द आगे पीछे जा सकते हैं, 50 भी, अगर 450 भी चले जाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। लेकिन ज़्यादा वर्ड लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दी तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए 400 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। 10-20 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं। तो आज अपन लिखेंगे बाल विवाह एक अभिशाप है, ये हमारे समाज पर एक प्रकार का कलंक है। तो इस विषय पर आपको लिखना है एक निबंध। और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है, तो इसमें आप सबसे पहले तो लिखेंगे प्रस्तावना और सबसे अंत में लिखेंगे उपसंहार। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो कॉपी चेक करते हैं उसमें बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, और साथ ही साथ जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं पिछले बोर्ड एग्जाम्स में उन्होंने किस प्रकार से निबंध लिखे, मैं उनकी कॉपीज भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल आपको ये करना है कि जब आप निबंध लिखते हैं तो इस तरीके से आप अपने निबंध को पहले तय कर लीजिए। आपका विषय क्या है, आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक के हिसाब से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। आप ऊपर ही ऊपर पॉइंट्स को इस प्रकार लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे 1 नंबर, उसके नीचे 2 नंबर, उसके नीचे 3 नंबर, इस तरीके से भी आप जो है वो अपने निबंध को 4, 5 या 6 भागों में विभाजित कर लीजिए। पहला भाग रहेगा प्रस्तावना और अंतिम रहेगा उपसंहार। उसके बीच में टॉपिक के हिसाब से आप उसे और अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग रहेगी हमारी बाल विवाह एक कुप्रथा, तीसरी हेडिंग रहेगी बाल विवाह एक अभिशाप, चौथी हेडिंग रहेगी समस्या के निवारणार्थ क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और अंत में हम करेंगे इसका उपसंहार। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारी सबसे पहले हम करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, एक सामान्य जानकारी दी जाती है। बाल विवाह होता क्या है, बाल विवाह किसे कहते हैं, बाल विवाह की शुरुआत कब से मानी जाती है ना। तो ये जो है ना, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर बाल विवाह एक कुप्रथा है कि भाई बाल विवाह हमारे समाज में प्रचलित है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गलत प्रथा है, इसमें जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये एक अभिशाप है, और उसके बाद इसकी ये जो समस्या है, इस समस्या के निवारण के लिए हम क्या क्या उपाय करें ताकि इस समस्या को, मतलब लोगों को जागरूक करना है, समाज को जागरूक करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, इस तरीके से आपको बताना, और अंत में आपको देना है उपसंहार। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में आपको लिखना है कि भारत में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को बाल विवाह माना जाता है। क्योंकि अलग अलग देशों में इसकी जो आयु सीमा है वो अलग अलग हो सकती है। हमारे भारतीय कानून के हिसाब से अगर किसी लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है और अगर किसी लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसे बाल विवाह माना जाता है, और इसे कानूनन अपराध माना गया है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कई चीज़ें छूट भी जाती है तो आप इसे लिखेंगे, उसे बाल विवाह माना जाता है। अगर किसी लड़के और लड़की का विवाह जो उम्र यहाँ पे लिखी हुई है उससे कम उम्र में अगर विवाह होता है तो उसे कानून अपराध माना जाता है, और उसके परिवार के सदस्यों को और साथ ही साथ जो भी उस विवाह में शामिल होता है उसे जो है वो जेल होती है। नेक्स्ट लिखना है कि हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं। ठीक है ना, जन्म से लेकर, जन्म क्या मतलब गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं, और इन 16 संस्कारों का अपना सभी का महत्व है। इन संस्कारों में विवाह संस्कार जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। विवाह संस्कार सबसे विशेष महत्व रखता है। अब बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में यह संस्कार पवित्र भावनाओं का परिचायक था, परंतु परवर्ती काल में, परवर्ती का मतलब होता है बाद के काल में, ठीक है ना, धीरे धीरे समय गुजरता गया तो परवर्ती काल में इसमें अनेक बुराइयां और कुप्रथाएं समाविष्ट हो गई। तो शुरुआत देखो कहाँ होती है, वैदिक काल में तो ये एक पवित्र संस्कार था, है ना, अच्छी भावनाओं का परिचायक था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें क्या होता गया, बुराइयां जुड़ती गई, इसमें कुप्रथाएं समाविष्ट होती गई। इन्हीं विकृतियों के फलस्वरूप हमारे देश में अनमेल विवाह और बाल विवाह का प्रचलन हुआ, जो कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के लिए घोर अभिशाप है। नेक्स्ट दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा बाल विवाह की कुप्रथा। तो अब ये कुप्रथा मतलब शुरू कब से हुई उसकी हम बात करेंगे। इस कुप्रथा का प्रचलन मध्यकाल में हुआ जब विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हुआ। तो अब जब ये विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में आए तो माता पिता चिंतित रहने लगे, कई प्रकार की समस्या थी, बच्चों का जल्दी विवाह जो वो कर देना चाहते थे ताकि जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। तो इस तरीके से शुरुआत यहाँ से होती है। भारतीय समाज में अशिक्षित और अशक्त लोगों ने अपनी कन्या का बालपन में ही विवाह कराना उचित समझा। दहेज प्रथा के कारण भी बाल विवाह का प्रचलन हुआ। उस समय कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। बालक बालिका पूर्णतया नासमझ रहने से अपने विवाह संस्कार का विरोध भी नहीं कर पाते और बाल विवाह में अधिक दहेज भी नहीं देना पड़ता था। बड़े होने के बाद जैसे पता नहीं कितना दहेज मांगा जाएगा, लड़का कितना मांगेगा, घर वाले कितना मांगेंगे, छोटी उम्र में कर देते थे और इस बाद में फिर उसे जो वो मानना पड़ता था। तो इसी प्रकार ये
कुप्रथा निम्न मध्यम वर्ग में विशेष रूप से प्रचलित हुई। राजस्थान प्रदेश में कुछ जातियों और कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह कुप्रथा का प्रचलन अब भी व्यापक स्तर पर जारी है। आपने देखा होगा हमारे समाज में वर्तमान में भी अगर जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, बुजुर्ग, तो उस मृत्यु के अवसर पर भी 3, 4, 5 विवाह कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा करके थाली में बिठा करके उनका विवाह कर दिया जाता है। या फिर कोई विशेष अवसर होते हैं जैसे अक्षय तृतीया होती है, तो उस अवसर पर राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों में जो वो इस प्रकार के विवाह जो है वो कर दिए जाते हैं। तो खूब आज भी प्रचलित है। ये कुप्रथा मध्यकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट तीसरा हम लिखेंगे बाल विवाह एक अभिशाप है। तो विवाह संस्कार में कन्यादान पवित्र मांगलिक कार्य माना जाता है। इस अवसर पर कन्या के माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या को कुछ उपहार भी देते हैं। मतलब जे कि भाई जो है वो अपना नया जीवन शुरू करे तो उसे किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, तो इसलिए कुछ उपहार स्वरूप जो है वो कुछ चीज़ें देते हैं। लेकिन ये प्रथा बाद में दहेज के रूप में विकृत हुई। फलस्वरूप लोग कन्या को भार मानने लगे और बालपन में ही उसका विवाह करवाकर अपने कर्तव्य से मुक्त होने लगे। परंतु इस गलत परंपरा से समाज में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। बचपन में ही विवाह हो जाने से कई कन्याएं बाल विधवा हो जाती हैं और नारकीय जीवन बिताती हैं। बाल विवाह से कम उम्र में ही संतानोत्पत्ति होने लगती है। जनसंख्या की असीमित वृद्धि और निम्न वर्ग के जीवन स्तर में लगातार गिरावट का एक कारण भी है। और इन सब बुराइयों को देखते हुए बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। तो देखिए अभिशाप कैसे हुआ कि बाल विवाह करने से कितनी सारी समस्याएं होती है। एक तो क्या होता है कि ना समझ होते हैं और बाद में जब थोड़ी सी समझ आती है तो विवाह टूटने का खतरा रहता है। कई बार विधवा बनने का खतरा रहता है और कुछ समाजों में ऐसा होता है कि जैसे विधवा विवाह नहीं होता तो फिर उसका जीवन बड़ा नारकीय हो जाता है। तीसरा यह है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या जो है वो इससे लगातार बढ़ती जाती है। मतलब कई सारी समस्याएं, इसलिए इसे एक अभिशाप माना गया है। अब हम इसका निवारण जो है वो बताएंगे। इसका निवारण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे कि बाल विवाह की बुराइयों को देखकर समय समय पर समाज सुधारकों ने जन जागरण के उपाय किए, है ना। आपने देखा होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, कई सारे ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने इस बाल विवाह को रोकने के लिए जो है वो जन जागरण का मतलब होता है आम लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ उपाय सुझाए थे, जागरूक किया था जनता को। भारत में सरकार ने इस संबंध में कठोर कानून बनाया और लड़कियों का 18 वर्ष से कम और लड़कों का 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करना कानूनन निषिद्ध रखा है। मतलब इसे कानूनन अपराध माना गया है। फिर भी बाल विवाह निरंतर हो रहे हैं। अकेले राजस्थान के गांवों में वैशाख मास में अक्षय तृतीया, मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना, अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो इस अवसर पर हजारों बाल विवाह होते हैं। इस समस्या का निवारण जन जागरण से ही संभव है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब विवाह का पंजीकरण करना कानूनन अनिवार्य हो गया है। मतलब जब भी शादी होती है तो उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इससे भी बाल विवाह पर रोक लग सकती है। बाल विवाह रोकने के लिए सरकार द्वारा और भी कठोर उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में सरकारी प्रयास या कानूनी व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, अपितु स्वयं सेवी संगठनों और समाज सुधारकों को इस दिशा में भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के साथ साथ समाज भी उसमें अपना योगदान दे, समाज भी जो है वो एक प्रकार से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाए। और सबसे बड़ी बात जो है वो इसमें यह है कि शिक्षित जो है कर दिया जाए बालकों को, बालक बालिकाओं को। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं उसको मिटाने में सफल हो सकता है एक उपाय। अगला है हमारा पांचवा। अब हम करेंगे उपसंहार। तो अब यहाँ लिखेंगे कि बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जिससे वर वधु का भविष्य अंधकारमय बन जाता है। इससे समाज में कई विकृतियां आ जाती हैं, कभी कभी यौनाचार भी हो जाता है। अतः इस कुप्रथा का निवारण अपेक्षित है, तभी समाज को इस अभिशाप से मुक्त कराया जा सकता है। मतलब एक आशावादी दृष्टिकोण आपको अंत में अपनाना, ध्यान रखना है ना। एक मतलब सुझाव देना है कि ऐसा करना चाहिए जिससे ये हो सकता है। मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाना है। अंत में कभी भी नेगेटिव चीज के साथ उसका जो है वो उसको बंद क्लोज नहीं करें, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजें करें। विद्यार्थियों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो या आपको सुझाव देना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर जो है वो बताइएगा। मैं आने वाले जो हमारे वीडियोज रहेंगे उसमें इसी प्रकार के और भी टॉपिक लेकर के आपके लिए मैं आऊँगा। इसके अलावा जो बाकी आपके सब्जेक्ट हैं उस पर भी मैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, अति लघुतरात्मक हो, लघुतरात्मक हो, निबंधात्मक हो या फिर
नक्शे, अगर जैसे मान लो राजनीति की बात करें, इतिहास की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो वो भी हम करवाते हैं। और इसके अलावा होती है रेगुलर हमारी लाइव क्लास शाम को 8 बजे और सुबह होती है 6 बजे। अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।